बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। सदाकत अब्बासी साहब का वो इंटरव्यू जो डॉन पर रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन चल नहीं रहा था, आखिरकार वो इंटरव्यू चल गया है। सदाकत अब्बासी साहब ने क्या क्या नए इंकशाफात किए हैं। पिंकी पीरनी फंस गई हैं। ये फ़र्स्ट टाइम किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने इस तरह के इंकशाफात किए हैं। ये इंटरव्यूज़ के मैंने आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाने हैं। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले आदिल शाहज़ेब साहब के प्रोग्राम में डॉन पे चला है। क्लिप्स पहले दिखाऊंगा, फिर इस पर बिल्कुल दबंग अंदाज में तबसरा करेंगे, इसके एक एक पहलू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान है वो ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और अल्लाह के करम से जो हमारा नया प्रोजेक्ट है, जो 100 घरानों को हमने 6 माह का राशन देना है, उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जनाब वो उनको देना है जिनके कफ़ील कमाने वाले या तो फौत हो चुके हैं या वो पैरालाइज्ड हैं। एक घर में भी ऐसा नहीं, कमाने वाले घर में नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन जो पैरालाइज्ड हैं, जो फौत हो चुके हैं, जो बिस्तर मर्ग पे हैं, खातून खाना बीमार है, 8 बच्चे हैं, उनके लिए ये हमने प्रोग्राम शुरू किया है। नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ उस प्रोग्राम के क्लिप्स दिखाऊंगा जो सदाकत अब्बासी साहब ने ये अभी थोड़ी देर पहले आदिल अब्बासी साहब के साथ इंटरव्यू किया है। रिकॉर्ड ये पहले हो चुका था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू चलना ही मंडे को था, तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो ना देना चाहते हों इंटरव्यू। खैर, इस पे तबसरा तो बिल्कुल खुल के करते हैं, लेकिन पहले कुछ क्लिप्स जो है ना ये देखने बहुत अहम हैं और ये आप सुन लीजिए, देख लीजिए, इससे आपको बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। ये लीजिए। तकरीबन वही वो एक डॉक्टर साहब ने, मैंने सुना डॉक्टर साहब ने उस हवाले से बात की कि जब लॉन्ग मार्च आ रहा था जी, तो वो चाह रहे थे कि ये आर्मी चीफ ये ना बने, एक और बने। तो यहाँ पे मेरी समझ में ये था, इमरान खान चाह रहे थे कि बहुत बड़ा रिएक्शन आए कि इदारा जो है, खासकर फौज का इदारा, वो प्रेशर में आ जाए और प्रेशर में आके कोई डील हो और फिर हमें हमेशा के लिए एक लिहाज से हमारा ये डिस्कशन भी होती थी कि एक प्रेशर जैसे था ना, वो जैसे मरियम ने कहा था कि जी पहले मज़ाहमत होगी तो फिर मफाहमत होगी, तो एक मज़ाहमत की बात थी, मज़ाहमत का बयानिया था और एंड ये था कि शायद बाद में तो वो मज़ाहमत करते करते पार्टी का भी सत्यानाश कर दिया। मज़ाहमत करते वो जो मज़ाहमत के बाद मफाहमत तो हुई नहीं, लेकिन हमारा मुल्क के इदारों का उसमें इमेज ख़राब हुआ। पीटीआई जो है वो भी एक बहुत बड़ी एक ग्राउंड की फोर्स थी। आज हम सारे और सुनिए ज़रा, मैं आपको 3 क्लिप सुनवाऊंगा। रास्ता जाता है चकलाला को भी, यही रास्ता था आर्मी चीफ के घर को भी। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो क़यादत है फ़ौज की, उनको एक मैसेज जाए कि अगर इमरान खान साहब कभी गिरफ्तार होते तो उस वक्त अगर मतलब पार्टी, हमारी क़यादत, लोग निकलेंगे तो वो एक पैगाम देना चाहते थे आर्मी की लीडरशिप को कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन। ये 4 मई की अब ज़रा एक तफसीली क्लिप सुन लीजिए। आया था, मैंने आपको कॉल भी की थी, मैं आपका जुलूस देख रहा हूँ, बहुत बड़ा जुलूस आप लेके आए, याद है आपको? जी जी, हमारी वो कन्वर्सेशन हुई थी। वो बताइएगा जरा कि क्या ये मामला 9 मई से एक हफ्ते पहले अगर हम शुरू करें, ये 9 मई तक कैसे पहुंचा? देखिए यहाँ पे एक हमने एक रैली खान साहब ने प्लान की थी 6 मई को। अच्छा। उसके लिए खान साहब ने हमें 4 मई को, हम सब जो पिंडी के टिकट होल्डर्स हैं, ठीक, हम सबको चक्री खान साहब की यहाँ इस्लामाबाद में पेशी थी, चक्री हमें बुलाया और उसमें पिंडी के सारे टिकट होल्डर्स, जिसमें वासिक साहब, राजा बशारत साहब, सारे अच्छा ये थे। उधर से शिबली फराज साहब थे, वो मुसरत चीमा थी, ये उधर से आए थे। और खान साहब ने वहाँ मीटिंग की कि पिंडी में एक हमने एक बड़ी रैली निकालनी है। ठीक है। और उस रैली के हवाले से तो लोगों ने वहाँ पे सजेस्ट किया कि जी आप वो रैली जो है वो कचहरी चौक से मरीर चौक तक रखें। अच्छा। बिकॉज कचहरी चौक जो है वो चूँकि GHQ के करीब है और हमारी लड़ाई जो है वो नहीं, ये किसने सजेस्ट किया? हमारे जितने वहाँ पे टिकट होल्डर्स थे, जिसमें मेन उसकी जिम्मेदारी तो रायब शाह साहब को दी। तो इस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब? उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी लड़ाई ही बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के साथ है,
تو اگر یہ یہاں پہ ہوتا ہے کچہری چوک میں تو یہاں سے چونکہ جی ایچ کیو بڑا نزدیک ہے 5 منٹ کا فاصلہ ہے, اور اس کے علاوہ یہی راستہ جاتا ہے چکلالہ کو بھی, یہی راستہ تھا آرمی چیف کے گھر کو بھی. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو قیادت ہے فوج کی, ان کو ایک میسج جائے کہ اگر عمران خان صاحب کبھی گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت اگر مطلب پارٹی ہماری قیادت لوگ نکلیں گے تو وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے آرمی کی لیڈرشپ کو کہ اگر وہ گرفتار ہوئے تو ایک بہت بڑا ریاکشن. یہ 4 مئی کی میٹنگ کی روداد آپ سنا رہے ہیں 4 مئی کی میٹنگ ہوئی اور عمران خان صاحب نے اس 4 مئی کو پلان ہوا کہ 6 مئی کو ہم نے ریلی نکالی ہے, جو ریلی کچہری چوک سے مرید چوک تک پلان کی گئی. سب نے کہا تو خان صاحب نے اس کو پھر اپروو کیا کہ ٹھیک ہے یہ جگہ سب سے بیسٹ ہے, کیونکہ ہماری بیسک لڑائی تو انہی کے ساتھ ہی ہے. اچھا, تو ایک میسج جانا چاہیے, ایک میسج جانا چاہیے, لیکن ان کے مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ادھر ہی جانا ہے, اور کہ اگر کسی وجہ سے مجھے گرفتار کیا تو پھر ہمارا نشانہ جو ہے وہ جی ایچ کیو ہوگا, ہمارا نشانہ آئی ایس آئی کی دفاتر ہوں گے, ہمارا نشانہ آئی ایس آئی کی جو ان کے رہائش گاہیں وہ ہوں گی. تو ایک لحاظ سے پیغام چلا جائے کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے. اور اگر عمران خان ایسا یعنی ان کو پتا تھا کہ اگر یہ میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر عمران خان کو کون روکے گا, پھر تو باقی تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی یہ آپ نے سن لیا, یہ میں نے آپ کو چند کلپ سنائے ہیں. اس پہ بہت ساری باتیں عثمان ڈار صاحب سے مکمل کنورجنس, تقریباً ساری کے سارے پوائنٹس پر مکمل کنورجنس. ایک پوائنٹ جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں پنکی پیرنی سے متعلق کہا وہ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہوا یہ عمران خان کے کہنے, عمران خان کے مشورے کے ساتھ ہوا. انہوں نے بھی انہی لوگوں کا نام لیا, شہباز گل کا, اپنا باقی جو ہے نا شیریں مزاری کا, حماد اظہر کا, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا, ان لوگوں کا نام لیا کہ جو خان صاحب کو پٹھے مشورے اور پٹھی پٹیاں پڑھاتے تھے. ٹھیک, انہوں نے بھی یہی کہا کہ خان صاحب کا جو مطمع نظر تھا وہ پہلے جو پنڈی میں آئے تھے اس وقت بھی وہ روکنا تھا اس چیز کو, اور پھر اس کے بعد جو 9 مئی کے واقعات اس میں انہوں نے بھی عثمان ڈار کی طرح اس بات کی گواہی دی کہ خان صاحب کو یہ پتہ تھا, خان صاحب یہ باور بھی کرا رہے تھے اپنے پارٹی کے لوگوں کو, خان صاحب یہ باور کرا رہے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ اندر سے بھی کچھ لوگ, یعنی ادارے کے اندر سے بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان کا پلان تھا کہ جی اگر باہر سے ہم اس طرح سے کریں گے تو کوئی خدا نخواستہ اندر سے بغاوت ہو جائے گی, اور وہ بہت حد تک کچھ لوگ تھے بھی صحیح. اور پھر اس کے بعد حافظ صاحب نے ان لوگوں کو سیک بھی کیا, اپنی منجی تلے ڈانگ بھی پھیری وغیرہ, آپ کو یہ سب کو پتہ ہے. اور عثمان ڈار کے بعد یہ ایک ایسا انٹرویو جس میں بہت بڑے انکشافات, صداقت عباسی صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا بھی اعلان کیا, صداقت عباسی صاحب نے سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کیا. وہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, مختلف سکولز وغیرہ بھی چلا رہے ہیں, وہ چین وغیرہ. تو اچھا, اب اس کے بعد انہوں نے پنکی پیرنی سے متعلق بہت بڑا انکشاف کیا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی غالباً 7 مئی کو. 7 مئی والی میٹنگ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں سب کو بتایا گیا اور ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ پنکی پیرنی یعنی بشرا بی بی صاحبہ اس وقت وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ, اور وہ جو ہے نا وہیں پہ زمان پارک میں. تو جب ہم یہ سارے پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ میٹنگ بشرا بی بی صاحبہ کی ایڈوائس پر بلائی گئی ہے. اب یہ ایک فرسٹ ٹائم اس طرح کا انکشاف ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو میٹنگ تھی اور جو سارا کچھ ایک سلسلہ, تو اس میں جو ہے نا وہ باقیوں نے بھی جو مشورہ دیا یا جو لوگ بھی تھے اس کے ساتھ وہ لوگ تھے جو انتشار پھیلانے والے, اور انہوں نے بھی کہا کہ وہ گروپ جو انتشار والا گروپ ہے اس کی خان صاحب سنا کرتے تھے, جس میں شہباز گالی بھی تھے, جس میں شیریں مزاری بھی تھیں, جس میں حماد اظہر بھی تھے, جس میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو کہ آج کل مراد سعید کا نام بھی دونوں نے لیا. اچھا, اب یہ ایک بات, اس پر کچھ لوگ کہیں گے, میں اب ذرا تھوڑا سا کھل کے تبصرہ کروں
क्योंकि अपनी आदत नहीं है कि कोई वन साइडेड यूथियों को, आजकल यूथी कहते हैं कि जी हाँ आप उस वक्त कहते थे तो हमें समझ नहीं आती, यूथियों को वैसे भी ज़रा लेट समझ आती है, तो लेकिन हम आपको कुछ गलत समझे थे उस वक्त, यूथी आजकल बेचारे कहते हैं। अच्छा, मैंने उनको पहले भी कहा हमारा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है किसी के साथ, चाहे वो इमरान खान हो, और ना ही हम किसी के तर्जमान हैं, ना ही किसी से हमें उस तरह की मोहब्बत हो गई है कि जनाब हम अपना तबसरा करते हैं, जो देखते हैं वो बयान करते हैं। अब सदाकत अब्बासी साहब ने भी कहा, उस्मान डार ने भी कहा, उस्मान डार की गिरफ्तारी हुई थी और वो सिंध के वज़ीर दाखिला ने बाकायदा बयान दिया, इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा मैं तो खुद ही चला गया था कहीं पर। तो खैर ये इस तरह की बातें जो है ना ये। अच्छा, उसके बाद अब सदाकत अब्बासी साहब आज कहते हैं कि जी मैं तो खुद ही कहीं गया था, पहले इधर ही था, तो फिर उसके बाद मैं GB यानी गिलगित बल्तिस्तान फैमिली के साथ चला गया। अब ये उनका कहना कि मैं फैमिली के साथ चला गया, और वापस जब उस दिन हमने वीडियो देखी जिस तरीके से वो फूट फूट के रो रहे थे अपनी वालदा के गले लग के और अपनी बेटियों के फैमिली के, तो सरकार आप अगर जब फैमिली के साथ वहाँ चले गए थे तो फिर ये रोना धोना किस चीज़ का था? ये को आप इस तरह की एक्टिंग कर रहे थे, ये को फ्रॉड कर रहे थे? तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप पे कोई दबाव तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं दबाव नहीं है वगैरह, और कुछ उन्होंने, तो फिर आदिल शाहजेब साहब ने उनसे पूछा कि ज़मीर का दबाव है? उन्होंने कहा हाँ ज़मीर का भी है और कानून का डर भी है। उन पर FIR भी काटी गई। उन्होंने कहा मैं भी वहाँ पर था 9 मई को, और मैं मरीड चौक से, जो लोग वाकिफ़ हैं पिंडी इस्लामाबाद के लोग, उनको पता है लियाकत बाग से निकले तो फिर मैं मरीड चौक से वापस आ गया, तो मेरे हलके के जो लोग थे वो भी आगे चले गए, और इस दौरान लोगों ने नारे लगाए कि GHQ चलो, GHQ चलो। और वो जो एजाज जाजी उनके जो है ना वो MPA थे वगैरह, उन्होंने भी उनका बार बार नाम लिया कि उन्होंने लीड किया और वो आगे GHQ की तरफ गए, लेकिन मैं GHQ की तरफ नहीं गया। तो मेट्रो को आग लगाई, उस वक़्त भी वो गोल कर गए कि मैं किधर था। खैर उन पर FIR तो है, उन पर मुकदमा भी है, पर्चा था। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये पर्चा सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो जाएगा कि जी उन्होंने इंटरव्यू दे दिया? बात तो बड़ी रेलेवेंट है, बात तो नुक्ता तो बहुत ही अहम है कि क्या इन पे जो पर्चे थे वो कैसे ख़त्म हो गए? अगर ये इन्वॉल्व नहीं थे तो वो पर्चे कटे क्यों? और अगर ये इन्वॉल्व थे और पर्चे ठीक कटे हैं, इन पर FIRs ठीक हुई हैं, तो फिर ये एक इंटरव्यू देने से ये पवित्र कैसे हो गए? ये खैर से दूध के धुले कैसे हो गए? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन होने चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि क्वेश्चन शऊर से आते हैं। खैर वो यूथियों से तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो प्रो यूथिया कोई एंकर्स, कोई यूट्यूबर्स, कोई इस तरह के बाकी, कोई सहाफ़ी, कोई बाकी लोग, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग, न्यूट्रल लोग भी ये सवाल उठाते हैं। हर किसी को सवाल उठाने का हक़ हासिल है। अच्छा, अब बात ये है कि इन लोग पूछ रहे हैं कि इन इंटरव्यूज़ की कानूनी हैसियत क्या है। ये इंटरव्यूज़ खान साहब के लिए कोई मजाक नहीं है। खान साहब पर वैसे भी अभी 17 अक्टूबर को डेट फिक्स हो गई है, उन पे फ़र्द जुर्म आयद हो रही है खान साहब पर, ये इसी साइफ़र वाले केस में, उन पर भी और शाह महमूद कुरैशी पर भी। पहले टल जाता था, इधर उधर कोई आते नहीं थे, कोई हंगामा आ रही, कभी उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, और ये अब वो वाला इशू है नहीं। अडियाला जेल के अंदर हो रही है समात, जज साहब जाएंगे, खान साहब को लाया जाएगा, शाह महमूद कुरैशी को भी लाया जाएगा, सामने खड़े होकर वो अपना माने या वो मुस्तरद कर दें, लेकिन फ़र्द जुर्म तो उन पर आयद हो जानी है। अगर कोई जज का काम ना निकल आए या अगर कोई पेशी ये किसी वजह से मुलतवी ना हो जाए, 17 अक्टूबर को उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। और ये वाक़ियात हैं 9 मई से मुतल्लिक, तो मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये वाक़ियात। और ये जो खान साहब के ख़िलाफ़ सारे गवाहान की जिस तरीके से उनके अपनी पार्टी के लोग गवाही दे रहे हैं, ये जो वाक़ियात हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हैं। ये गवाही भी ख़तरनाक है। ये गवाह अदालत में जाके 164 का भी बयान देने के लिए तैयार हैं, और ये गवाह जो सारा सिलसिला है ये वहाँ पर भी। अब कुछ लोग खान साहब की पार्टी के मुतादिद लोग वो
मुख्तलिफ जगहों से वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं कि कोई कहता है हम कुरान उठा के कहते हैं, कोई कहता है अल्लाह को नाज़र हाज़िर नाज़िर जान के कहता है, कोई क्या कहता है कि जी खान साहब ने हमें कभी तशद्दुद का सबक नहीं दिया। वो कितने उनमें से लोग हैं जो यहाँ पे अदालत में आके मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दें? उनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है और ना ही वो आ सकता है। वो वहीं बिलों में बैठ के तो बात कर सकते हैं लेकिन अदालत नहीं आ सकते क्योंकि उन पे मुकदमात हैं। उनमें से अक्सर 90% 95% मफरूर हैं, इश्तिहारी हो चुके हैं। तो वो अगर इतनी हिम्मत उनमें होती फेस करने की तो वो सामने आते, वहाँ बिलों में बैठ के वो बना रहे हैं। ये जो चीज़ है ये कोई भी कहे किसी भी हवाले से, मसलन ये इंटरव्यू हुआ, हमें कुछ अंदर के सोर्सेज ने बताया कि जी इंटरव्यू हुआ, कुछ लोग आए उनके साथ और जिस तरह से रिकॉर्ड हुआ, वो जो पीसीआर होता है, जो लोग मीडिया की ज़बान समझते हैं, मीडिया से वाकिफ़कार हैं, जो कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में भी कुछ लोग बैठे रहे, उसको भी कंट्रोल किया। वहाँ भी स्टूडियो के बाहर भी वो, या स्टूडियो के बाहर या स्टूडियो के साथ अंदर, वो भी वहाँ पे भी कुछ लोग थे। जो कौन लोग थे कोई नहीं पता, या हो सकता है आपको पता भी हो। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई कहे कि ये बिल्कुल कोई प्रेशर फ्री इंटरव्यू है जनाब, जो बिल्कुल अपनी फ्री विल से दिया गया है, ये भी मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जो बातें ये कर रहे हैं ये गलत हैं, ये भी नहीं है। ये भी बातें ठीक हैं, बातें ठीक हैं। अब बातें अगर वो नहीं करना चाहते थे, अब वो फंसे हैं तो वो कर रहे हैं। तो बात ये है, आखिर आप देखें ना, वो शुरू हुए हैं जनाब 4 मई, फिर 6 मई, फिर 7 मई, और सारी रिपोर्टें वहाँ बड़े घर जा रही थी। मैंने आपको पहले भी एक्सक्लूसिव स्टोरी दी थी। तो हर बंदा यही कह रहा था, डिस्कशन भी यही हो रही थी। वो डिस्कशन रिकॉर्ड हो के भी वहाँ बड़े घर जा रही थी। खान साहब की रिकॉर्डिंग चली गई हुई है वहाँ पे बड़े घर, जहाँ पे खान साहब खुद इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, इतफाक भी कर रहे हैं इन हॉक्स की ओपिनियन से। ये जो दहशतगर्द थे, शहबाज गिल और मुराद सईद और हमाद अजहर और वगैरह वगैरह, ये जो बाकी शीरी मज़ारी और बाकी लोग थे, दहशतगर्दाना सोच, यानी कि मकसद कहने का ये है, मैं कभी कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता, लेकिन ये शिद्दत पसंदाना जो सोच थी, जो इस तरह की फंडामेंटलिस्ट सोच थी, इस सोच के खान साहब हामी निकले और इसी सोच ने प्रिवेल किया और ये सारी इतलात जा रही थी। और उन्होंने कहा, जिसने भी, उन्होंने कहा यही मौका है, उन्होंने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको पता था कि प्लान पक्का क्या है, तो पक्का प्लान था और ये गए हैं जनाब, और आगे फिर लोग हटते गए हैं इनको इसी तरीके का। फिर आप वो बताएं, अगर रोकते तब भी तसादुम होता, तो वो उन्होंने तसादुम भी नहीं होने दिया, ये अंदर भी गए, इन्होंने आग भी लगाई। तो आज भी सदाकत अब्बासी साहब से ये सवाल हुआ कि क्या आप ये समझते हैं कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं ये फ़ौज ने ख़ुद कराया? उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी अपनी पार्टी के लोग थे, मिस कैलकुलेशन हो गई। खान साहब ये समझ रहे थे कि प्रेशर डेवलप होगा वहाँ पर तो वो GHQ पे असर पड़ेगा और वहाँ से कोई बगावत हो जाएगी, और बगावत होगी तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हट जाएंगे और फिर मैं आ जाऊँगा, और बस मैंने फिर ये वो खान साहब को पुठे मशवरे देने वाले थे जिन्होंने खान साहब का सत्यानाश किया है। तो ये आज इस इंटरव्यू की अहमियत हो ना हो, लेकिन ये इंटरव्यूज़ इस तरह के लोग दे चुके हैं। एक असद उमर साहब भी हैं जिनको साइफ़र के मुल्ज़मान की फहरिस्त से हटाया गया है, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी हैं, और जनाब उस्मान डार साहब भी हैं। उस्मान डार साहब के साथ अब सदाकत अब्बासी भी हैं, पता नहीं कोई और भी कितने निकल आएंगे। इनकी तमाम की जितने भी इंटरव्यूज़, जितनी बातें हैं, उनमें एक कन्वर्जेंस है, उनमें मुमासलत पाई जाती है। कल को अगर ये सारे के सारे जाके वहाँ पर 164 का बयान रिकॉर्ड करा देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो खान साहब बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। आप इस बयान को माने न माने, तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स माने न माने, एक अलग बात है, पब्लिक माने न माने अलग बात है, कोई मीडिया के लोग माने न माने अलग बात है। लेकिन बात यह है कि जब ये गवाही रिकॉर्ड हो जाएगी, देखें एक बंदा कहीं पे जाके किसी को मार देता है, कत्ल कर देता है, वो कोई सबूत नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, कोई गवाहान 1 या 2 गवाह आ जाता है, वो कहता है कि जी हमने इसको देखा है,
इस फलां बंदे ने फलां बंदे को फलां टाइम पर कत्ल किया, और उन दोनों गवाहान की जो गवाही है वो मिलती है आपस में, वो मुमासलत होती है। ये जो लोग वकील हैं, जो लोग कानून को समझते हैं, जो लोग आइन को समझते हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनको ये सारा कुछ पता है, या जो पुलिस है उनको भी पता है। तो ये जो जब जिरा होती है, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, दोनों गवाहान दो होते हैं या तीन होते हैं, जितने भी, अगर उनकी सारी की सारी ओपिनियन मिलती है इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये इंटरव्यूज़ में मिल रही है, खान साहब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खान साहब के लिए उनकी अपनी पार्टी के, उनके दस्ते रास्त, उनके ऐसे लोग जो उनके बिल्कुल दाएं बाएं बैठते थे, वो लोग खान साहब के ख़िलाफ़ जब गवाही दे रहे हैं, और ये गवाही जब कानूनी शक्ल अख्तियार करेगी, ये बहुत बड़ा, जैसे आज़म खान साहब की गवाही भी खान साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने लगी है, ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी खान साहब की कानूनी मुश्किल। जो खान साहब को आज ये समझते हैं कि जी मैं तो वो उन लोगों में शामिल नहीं हूँ, मैं तो हमेशा अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कहा है, यूथियों से, कि भाई हम आपको कभी चूना नहीं लगाएंगे। मैं उनको एक अरसे से कह रहा हूँ कि खान साहब की सियासत दफन हो चुकी है। ये आप लोग गवाह हैं, जो मुझे सुन रहा है वो खुद इस बात की गवाही देगा। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये मेरी वीडियोस मौजूद हैं, जो कांस्टेंट मेरे व्यूअर्स हैं, और तमाम आप अल्हम्दुलिल्लाह कांस्टेंट व्यूअर्स हैं, आप बहुत मोहब्बत करते हैं, इन मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। आप गवाही देंगे कि जनाब मैं उनको कब से कह रहा हूँ कि यूथियों खान साहब की सियासत दफन हो चुकी है, खान साहब मुश्किल वक्त आ चुका है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं अगले हफ्ते वो बन जाएंगे, बस जी वो फलां का तैयारा आ गया, बस जी वो पता नहीं मोहम्मद बिन सलमान जनाब बीच में आ गया और उन्होंने सारा मामला हल करवा दिया, ये ऐਵੇਂ ही सीधे पुठे आपको मशवरे देते रहते हैं ये लोग। ये सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए, ये सिर्फ रेटिंग बटोरने के लिए होता है। खान साहब की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और खान साहब कम अज़ कम, क्योंकि मैं शेख रशीद खान साहब के बकौल शीदे टल्ली की तरह ये तो नहीं हूँ कि मैं अगले 10-10 साल की पेशन गोइयाँ करने लगूँ, लेकिन जो अभी वाला इलेक्शन आएगा, जब भी होता है, जनवरी में होता है, लेट होता है, कभी भी होता है, ठीक हो गया ना, अभी वाला जो इलेक्शन आएगा, इस इलेक्शन में मैं खान साहब को बिल्कुल नहीं देख रहा, बहुत सारे लोग तो तहरीक इंसाफ को भी नहीं देख रहे। अभी हो सकता है कि शेख रशीद की भी गवाही आ जाए, वो आपको मालूम है, तो फिर उसके बाद क्या होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।